हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा ये क्लास है पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी के कोर्स में पेपर 3 जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, उसके अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, कार्ल मार्क्स। हमने अपने लास्ट क्लास में कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनकी रचनाएं और उनका जो विभिन्न सिद्धांत जो आपके कोर्स में है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने उनका द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है, उसकी चर्चा हमने की थी। आज के क्लास में हम उनके एक नए सिद्धांत, एक और जो उनका सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उसकी चर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स जो थे वह एक महान विचारक थे और उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से जो उस समय समाज में जो व्याप्त थी घोर जो शोषण मजदूरों का हो रहा था पूंजीपतियों के द्वारा, तो उसको वह समाप्त करना चाहते थे और उसने उसी को समाप्त करने के लिए तरह तरह के सिद्धांतों का जो है वो उल्लेख किया है, बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से मज़दूरों की शोषण जिनका हो रहा है, सर्वहारा वर्ग की, तो किस तरह से उनको हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक वो रहे हैं और किस तरह से समाज में जो है समानता आ सकती है, क्योंकि मार्क्स एक बहुत ही बड़े जो समानता के सिद्धांत के प्रबल समर्थक रहे हैं और यही समानता को वह समाज में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और जो भी शोषण विहीन, जाति विहीन, धर्म विहीन और राज्य विहीन, वर्ग विहीन जो है समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें आदिम जो साम्यवादी व्यवस्था हो और सभी व्यक्ति जो है वो खुशी खुशी रह सकते हों। और इस तरह से उन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी जो है वो विरोध किया था। तो आज हम अपने क्लास में जो उनके दूसरा जो उनका सिद्धांत है इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद से संबंधित उन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं, उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इतिहास जो है वह जो हेल्पफुल होता है और किस तरह से उन्होंने इतिहास की व्याख्या जो है वो बताई है कि आर्थिक रूप में उसकी व्याख्या की है। मार्क्स की विचारधारा के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को सामयिक विकास के संबंध में प्रयुक्त करना इतिहास की व्याख्या है। मार्क्स ने इतिहासकारों जो मार्क्स हैं इतिहासकारों से सहमत नहीं हैं और उन्होंने इतिहास की सभी घटना जितनी भी घटनाएं हैं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसका न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान जो है वो आवश्यक होता है। मानवीय जितनी भी क्रियाएं हैं, नैतिकता है, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। उनका मानना है कि मार्क्स स्वयं कहते हैं कि सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियाँ, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन की भौतिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं। ये मार्क्स ने खुद ही कही है और अपने विचार क्रम को स्पष्ट करते हुए मार्क्स कहते हैं कि उत्पत्ति के सिद्धांत का निरंतर विकास होता रहता है। वे गतिमान और परिवर्तनशील हैं और उनकी परिवर्तनशीलता का ही यह परिणाम होता है कि हमारे जीवन यापन के ढंग में परिवर्तन आता है।
मार्क्स ने अपनी इस आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक की भावी मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। इनमें से प्रथम 4 अवस्थाओं से समाज गुजर चुका है और दो दो शेष अवस्थाएं हैं अभी आनी बाकी हैं। तो हम ये जानेंगे कि मार्क्स के द्वारा ये कौन सी समाज की अवस्थाएं हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि जो इतिहास जो है, हर आर्थिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, आर्थिक जो क्रम होता है, उसी के आधार पर जो है वो इतिहास बनता है और व्यक्ति जो है किस तरह से इसके द्वारा जो है समाज में परिवर्तन होता है और जो पूरा समाज है उसको उन्होंने 6 अवस्थाओं में बांटा है और कहा है कि जो 4 जो अवस्थाएं हैं वो अभी आ चुकी हैं और 5वीं 6वीं आनी बाकी हैं। और इस तरह से उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की है। पहली अवस्था जो उन्होंने बताई है वो बताई है आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था तो सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में उत्पादन के तरीके जो थे वो बहुत ही सरल थे। पत्थर के औजार, धनुष्मान उत्पादन के मुख्य साधन थे और शिकार करना, मछली मारना तथा वनों से कंद मूल एकत्रित करना उनका मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक शक्ति जरूरी थी, इसलिए मनुष्य जो है वो झुंड बनाकर साथ साथ रहते थे। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे और इस अवस्था में निजी संपत्ति नहीं थी, ना विवाह प्रथा थी, ना परिवार था। सब समान थे, कोई किसी का शोषण नहीं करता था और करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए मार्क्स के द्वारा इसे साम्यवादी अवस्था कहा गया है। मतलब जो पहली अवस्था थी जिसको प्राकृतिक अवस्था जो और विद्वान मानते थे, तो उन्होंने इसको कहा है कि साम्यवादी व्यवस्था थी और उत्पादन बहुत ज़्यादा, उसमें फैक्ट्रीज नहीं थी, पत्थर के छोटे छोटे हथियार थे जो व्यक्ति अपने खाना पीना जुटाने का कार्य में करता था और चूँकि अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए वो झुंड बनाकर जो है वो रहता था। कोई भी निजी प्रॉपर्टी नहीं थी, सारी संपत्ति जो भी प्राकृतिक संपत्ति थी उस पर सभी का अधिकार था और इस तरह से वो जो थी एक साम्यवादी व्यवस्था थी। तो ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स ने जो प्रथम अवस्था बताई है उसकी चर्चा थी। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है वह है दास अवस्था। धीरे धीरे जो भौतिक परिस्थितियां जो थी उसमें परिवर्तन आया और व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगा और दस्तकारियों का उदय हुआ, जिसमें समाज में निजी संपत्ति के विचार का भी उदय हुआ और श्रम विभाजन भी उठ खड़ा हुआ। जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधनों पर, मतलब जो भी उसमें भूमि थी, पर अधिकांश जो है वो उसको अधिकार कर लिया गया और वे जो दूसरे व्यक्ति को अपना दास बनाकर उसे बलपूर्वक काम कराते थे और कराने लगे। इस प्रकार आदिम समाज की स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो गई। समाज स्वामी और दास दो अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गया और शोषण प्रारंभ हो गया। आर्थिक क्षेत्र में इस अवस्था के अनुरूप ही राजनीतिक संगठन भी स्थापित हुए और दर्शन तथा साहित्य की रचनाएं हुई। तो दूसरा जो काल था वो दास अवस्था, उसको मार्क्स बताते हैं। और दास अवस्था में जो भूमि थी उस पर कुछ लोगों का जो है आधिपत्य होने लगा। जो शक्तिशाली या सक्षम वर्ग थे उन्होंने उस भूमि पर आधिपत्य कर लिया और निजी संपत्ति का जो है कंसेप्ट जो है वो जागा और जो और बाकी लोग थे उनके यहाँ जो है उस भूमि पर खेती करके जो है अपना जो है काम चलाते थे और इस तरह से समाज जो हमारा है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, स्वामी और दास। और इस तरह से इस काल में बहुत सारे दर्शन या ये सब भी उनकी भी रचना होती है। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था जिसको मार्क्स सामंती अवस्था कहते हैं। अब उत्पादन के साधनों की जो गति होती है और ज़्यादा तीव्र हो जाती है, दास अवस्था से भी ज़्यादा तीव्र हो जाती है और लोहे के हल और
करधे आदि चलने लगते हैं, अब बनने लगते हैं, और कृषि, बागवानी, कपड़ा बनाने के उद्योग वगैरह जो है वो धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। और उत्पादन के इन साधनों का सफल प्रयोग के लिए जरूरी था कि श्रमिकों का अपना कार्य जो है वो रुचि और योग्यता के साथ करें। अतः दास प्रथा के स्थान पर अब नवीन प्रकार के उत्पादन संबंध कायम हुए, जो सामंती अवस्था के नाम से जाने जाते हैं। दास और जो स्वामी था उसकी जगह पर सामंत लोग वो हैं, उनका उदय होने लगा। और इस सामंती व्यवस्था के अंतर्गत सामंत समस्त भूमि आदि उत्पादन साधनों जो भी उत्पादन साधनों के स्वामी होते थे। और किंतु भूमि पर खेती और दस्तकारियों का कार्य किसानों और श्रमिकों के द्वारा होता था। और इस तरह से किसानों पर सामंतों का नियंत्रण दास प्रथा की तुलना में अपेक्षाकृत जो था वो कम था। किंतु इस अवस्था में भी शोषण इतना ही भयंकर था जितना कि दास अवस्था में थी। इस अवस्था में शोषक और शोषितों का संघर्ष निरंतर जो था वो चल रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि सामंती व्यवस्था में कोई खास परिवर्तन आया, सिर्फ जो दास और स्वामी की जगह सामंत लोग जो हैं के नाम से वो जाने लगे, और शोषण लेकिन जो है जारी रहने लगा। जैसे जैसे उद्योग धंधों का धीरे धीरे विकास हुआ, शोषण जो है निरंतर जो है वो चलता रहा। इसके बाद आती है उनकी जो चौथी अवस्था है, वो है पूंजीवादी व्यवस्था। तो पूंजीवादी अवस्था क्या थी? ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति जब हुई इंग्लैंड में, तो जिससे उत्पादन के साधनों में आमूल परिवर्तन कर दिया गया। इस अवस्था में पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता था, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य जो है वो श्रमिकों के द्वारा ही होता था। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था, और श्रमिक इस अर्थ में स्वतंत्र थे कि वह पूंजीपति उन्हें बेच और खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन ना होने के कारण उनकी वास्तविक स्थिति दास से अच्छी नहीं होती थी। वे पूंजीपतियों के भयंकर शोषण का शिकार होते थे। इस शोषण के परिणाम स्वरूप दो वर्ग, बुजुर्गा वर्ग जो शोषक वर्ग, और सर्वहारा वर्ग जो शोषित वर्ग था। शोषक और शोषित वर्ग में जो पूरा जो समाज था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, और इन दोनों के बीच जो है संघर्ष की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही थी, जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और पूंजीवाद को समाप्त कर देती है, ठीक है। और मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी युग के उत्पादन संबंधों के अनुरूप ही इस युग की राजनीतिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, साहित्यिक व्यवस्था और दर्शन सभी हो जाता था, क्योंकि पूंजीपति के द्वारा जो है पूंजी का निर्माण होता था। तो जो आर्थिक गतिविधियां हो, सामाजिक गतिविधियां हो या राजनीतिक गतिविधियां हो, वो सभी जो है वो पूंजीपतियों के द्वारा ही डिसाइड होती थी। जैसे सपोज दैट जो पूंजीपति वर्ग हैं वो फंडिंग कर रहे हैं राजनीतिक नेताओं को, तो राजनीतिक नेता जो जीत के जा रहा है वो पूंजीपतियों के हित के लिए ही कानून बनाएगा, और इस तरह से जो पूंजीपतियों ने उन्हें पैसा दिया है जीतने के लिए इलेक्शंस में, तो उनके अनुकूल ही वो कानून बनाता है, और उससे किसको लाभ होता है? उन पूंजीपतियों को ही लाभ होता है। तो एक तरह से जो है शासित और शोषित वर्ग, मतलब जितने भी चीज़ें होती थी, चाहे आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक, सभी पर एक तरह से पूंजीपतियों का आधिपत्य था इनडायरेक्ट वे में। इसके बाद जो है वो है कि श्रमिक वर्ग के जो पांचवा जो फेज है, जो उनकी इतिहास की व्याख्या के अंतर्गत उन्होंने जो विकास क्रम को बताया है, और उसमें जो पांचवा जो चरण बताया है वो बताया है श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। अब मार्क्स का विचार है कि पूंजीवादी अवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रतिक्रिया होगी, और उसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक विकास की पांचवी अवस्था श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था जो है हो आएगी। और इस युग में श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके
पूंजीवाद का अंत कर देगा और श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र जो है वो स्थापित होगा। पूर्व अवस्थाओं और इस अवस्थाओं में अंतर केवल इतना होगा कि जो दास अवस्था थी, सामंतवादी अवस्था थी और पूंजी अवस्था थी, इनमें तो अल्पमत वर्ग जो था वो उत्पादन का स्वामी हुआ करता था और बहुमत वाले जो वर्ग थे वो कौन थे? श्रमिक थे, श्रमिक वर्ग थे। लेकिन ये अल्पमत वाले लोग ही जो थे वो बहुमत वाले जो लोग श्रमिक वर्ग थे उनका शोषण करते थे। तो लेकिन इस अवस्था में क्या होगा, जो ये श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र आएगा पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद, तो इस अवस्था में बहुमत जो है वो श्रमिक वर्गों के द्वारा, जो बहुमत श्रमिक वर्ग हैं उनके द्वारा पूंजीपति वर्ग के अवशेष तत्वों के विरुद्ध राज्य शक्ति का प्रयोग करके उसको पूर्णतः समाप्त कर देगा ये श्रमिक वर्ग, ऐसा मार्क्स का मानना था। इसके बाद जो अवस्था आएगी, छठी और अंतिम अवस्था, वो है साम्यवादी अवस्था। इसमें से उन्होंने ये कहा है कि इसमें के ऊपर के जो 4 अवस्थाएं हैं, आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंती अवस्था या पूंजीवादी अवस्था, ये 4 अवस्थाएं आ चुकी हैं और अभी 2 बाकी हैं, श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र और साम्यवादी व्यवस्था आना है बाकी है। तो साम्यवादी अवस्था के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि पूंजीवादी तत्वों के पूर्ण विनाश के पश्चात मानवीय इतिहास का अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था आ जाएगा या राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्स द्वारा इन साम्यवादी राज्य विहीन और वर्ग विहीन जो है इस अवस्था का विस्तार और चित्रण न कर उसने केवल 2 लक्षण बताए हैं, इसके चित्रण नहीं किया, बस लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण ये बताया है कि यह समाज राज्य विहीन और वर्ग विहीन होगा। जो साम्यवादी व्यवस्था होगी उसका लक्षण क्या होगा कि वह राज्य विहीन और वर्ग विहीन होगा और इसके अंतर्गत शोषक और शोषित इस प्रकार के 2 वर्ग नहीं होंगे, वरन केवल एक वर्ग होगा और वो होगा श्रमिक वर्ग। एक राज्य एक वर्गीय होगा, अतः वर्ग विहीन समाज में राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। जब वर्ग ही नहीं रहेगा तो राज्य भी लुप्त हो जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने बताया है वो ये बताया है कि इस समाज के अंतर्गत जो वितरण का सिद्धांत होगा, इसमें प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे और उसे आवश्यकता के अनुसार भी उसकी प्राप्ति होगी। तो ये 2 विशेषताएं जो है उन्होंने साम्यवादी जो राज्य होगा, जो क्रमिक विकास का जो अंतिम चरण होगा, साम्यवादी व्यवस्था, उसके अंतर्गत उसकी उन्होंने कोई चित्रण नहीं किया है, उसकी बस विशेषता बतलाई है। पहली विशेषता बतलाई है कि वह राज्य विहीन तथा वर्ग विहीन होगा और एक ही वर्ग होगा, वो होगा श्रमिक वर्ग। और श्रमिक वर्ग जब एक ही वर्ग होगा तो इस तरह से राज्य जो है वो लुप्त हो जाएगा और जितने भी साधन हैं, जितने भी उत्पादन के साधन हैं उस पर सभी का नियंत्रण होगा और सभी को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार जो है वो उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको जो साधन है, उत्पादन के साधन हैं, वो व्यक्तियों को मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने इसकी व्याख्या की है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या उन्होंने की है। अब हम देखते हैं कि जो इतिहास की आर्थिक व्यवस्था उन्होंने की है तो उसकी विशेषताएं क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो पहला जो उसका निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों और कार्यों के परिणाम नहीं होते और वे संयोगवश भी नहीं होते, वे सामाजिक विकास का एक निश्चित नियम होता है। इन सभी अवस्थाओं की चर्चा करने के बाद जो हम जिस निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं तो वो उसमें है कि ये तो ना ही तो ईश्वर की देन है, ना ही तो किसी महापुरुषों की देन है, बल्कि जो है यह एक सामाजिक विकास का निश्चित नियम होता है, ये जो प्रोसेस होगा। दूसरी जो है, प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक अवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होगा जिसे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व प्राप्त होगा। और तीसरी जो व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया कि समस्त सामाजिक व्यवस्थाएं उत्पादन
स्थिति और उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। उत्पादन स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर विद्यमान राज्य शोषक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता और इसलिए राज्य की प्रकृति में ही परिवर्तन हो जाता है। चौथा जो बताया उन्होंने, वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास की कुंजी है और दास युग से लेकर श्रमिक युग के अधिनायक तत्व तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक अवस्थाओं को परिवर्तित करने का कार्य किया है। लेकिन साम्यवादी युग में वर्ग विहीन समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष की यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कोई वर्ग ही नहीं होगा, क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगा। और इस तरह से मार्क्स ने जो अपनी इतिहास की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की जो असंभावना अवश्य संभावना को व्यक्त करते हैं। तो ये थी उनकी इतिहास की आर्थिक व्याख्या। अब इसकी हम आलोचना देखेंगे कि इसकी आलोचना कैसे की गई है। इतिहास की आर्थिक जो व्याख्या है उसकी आलोचना, जो पहली आलोचना की गई है वो कहा गया है कि आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक और अनावश्यक बल दिया गया है। आलोचकों का मानना है कि मार्क्स ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्वों को आवश्यकता से अधिक उस पर महत्व दिया है, जो सत्य नहीं है। जो सत्य है कि वर्तमान समय में आर्थिक तत्व आधिकारिक जो है महत्वपूर्ण इसका होता है, अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सामाजिक व्यवस्था केवल आर्थिक तत्वों पर ही निर्भर होता है, आधारित होता है। आर्थिक तत्वों के अतिरिक्त इस संबंध में अन्य तत्वों के द्वारा भी कार्य किए जाते हैं और सामाजिक जीवन को निर्धारित करने वाले इन दूसरे तत्वों में भौगोलिक तत्व, सामाजिक वातावरण, मानवीय विचारों और अनुभूतियों का भी नाम लिया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन मार्क्स ने क्या कहा कि सिर्फ आर्थिक कारण से ही जो है वो समाज में परिवर्तन होता है। उन्होंने अपने जो उनका साम्यवादी व्यवस्था था, उसके बाद उन्होंने जो सामंतवादी व्यवस्था हो या दास अवस्था हो, इन सब में क्या कहा कि जो आर्थिक जो है के अर्थ के कारण ही, संपत्ति के कारण ही ये व्यवस्थाएं जो है वो चेंज होती हैं। एक प्रसिद्ध जो विद्वान हैं ब्रस्टैंड रसेल ने कहा है कि सामाजिक राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भौतिक स्थितियों और मानवीय भावनाओं की पारस्परिक क्रियाओं से निर्धारित होती है। इस तरह से उन्होंने इसकी आलोचना की है। दूसरी जो इसकी आलोचना की गई है कि आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर अपने जो चेंज हुआ है उन्होंने हर समाज की जो बात की है, चरण जो विकास की बात की है, उसमें हर में देखा है कि आर्थिक ही है। तो इस आधार पे भी इसकी आलोचना की गई है। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का आधार आर्थिक तत्व नहीं माना जा सकता और यह कहना उतना ही उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐतिहासिक संघर्ष उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था का परिणाम होता है। सन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध का कारण आर्थिक साम्राज्यवाद अवश्य था, किंतु इसमें राष्ट्रीय विचारों का संघर्ष भी कम महत्वपूर्ण योगदान उनका नहीं था। महाभारत का युद्ध आर्थिक तत्वों का परिणाम नहीं, वरन इसका मूल कारण द्रौपदी के साथ जो उसका अपमान हुआ था वो था। और जो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसकी आर्थिक आधार पे ही उसमें परिवर्तन होता है। तीसरी जो इसकी आलोचना की गई है कि इतिहास के निर्धारण में संयोग तत्व की उपेक्षा की गई है। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास की आर्थिक व्याख्या में संयोग के तत्व को भुला दिया गया है, जो मानवीय इतिहास के निर्धारण में सदैव ही एक मूल तत्व रहा है। यदि 1768 में कोर्सिका, जहाँ पर नेपोलियन महा उत्पन्न हुआ था, फ्रांस के साथ न मिलाया गया होता तो नेपोलियन इटली का नागरिक होता और न केवल फ्रांस वरन समस्त यूरोप का इतिहास भी दूसरा होता।
यदि 1917 में जर्मन सरकार ने लेनिन को रूस जाने की आज्ञा न दी होती तो रूसी क्रांति का रूप ही कुछ और होता। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने विवाह किया होता तो उनके संतान हुई होती, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का एकीकरण नहीं हो सकता था। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में पार्लियामेंट और कैबिनेट जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का विकास संयोग का ही परिणाम रहा है। संयोग के तत्व की उपेक्षा के कारण मार्क्स की व्याख्या को उचित नहीं कहा जा सकता। उसने संयोग नाम की किसी चीज़ को नहीं माना है, उसने सिर्फ संघर्ष की बात की है। तो वो सही नहीं है कि सिर्फ संघर्ष के माध्यम से, बहुत कुछ ऐसे संयोग भी होते हैं, उस समय की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि उसका भी असर जो होता है उस समय के समाज पर पड़ता है। चौथी जो आलोचना की गई है वो है कि मानवीय इतिहास का कालक्रम का निर्धारण संभव नहीं है। जैसे कि उन्होंने उनका कोई टाइम नहीं बताया कि ये अवस्था कब से कब तक रहेगी। मार्क्स के द्वारा अपनी आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत इतिहास का काल विभाजन कर दिया गया है। उसके अनुसार यह काल विभाजन दास युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारा का अधिनायक तत्व और साम्यवादी युग इस क्रम में है। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व पूंजीवाद के पूर्ण विकास के बाद आना चाहिए, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं हुआ है। 1917 के पूर्व जार का रूस एक पूंजीवादी राज्य नहीं था, नहीं वरन पूर्णतः एक कृषि प्रधान राज्य था। इसी प्रकार चीन भी सर्वहारा क्रांति के पूर्ण औद्योगिक दृष्टि से कोई विकसित राष्ट्र नहीं था। इसके बाद इसकी जो आलोचना की गई है कि राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक जो है सत्ता नहीं है। मार्क्स का यह कहना भी सत्य नहीं है कि राजनीतिक सत्ता का उपभोग वही वर्ग करता है जिसके पास आर्थिक सत्ता होती है। इतिहास से यह बात स्पष्ट है कि शक्ति प्रदान करने का एकमात्र साधन आर्थिक नहीं होता। यहाँ प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मणों और मध्यकालीन यूरोप में पोप ने धार्मिक कारणों से भी शक्ति जो है वो प्राप्त की थी। वहाँ वर्तमान युग में अधिनायकवाद की स्थापना मुख्यतः सैन्य शक्ति के आधार पर होती है। बुद्धिमत्ता, साहस, कपट आदि तत्व भी सत्ता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इसलिए वेपर ने कहा है कि मार्क्स की रचनाओं में कहीं भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक और आत्मसम्मान की तुष्टीकरण के लिए शक्ति की कामना करते हैं। छठी जो इसकी आलोचना कही गई है कि आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। मार्क्स के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि आर्थिक प्रणाली ही सदैव राजनीतिक और सामाजिक जीवन के सिद्धांतों को जन्म देती है, लेकिन व्यवहार में अनेक बार इसके विपरीत बात देखने को मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत आर्थिक प्रणाली को जन्म दे देते हैं। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में यथाभाव्य नीति, लिजे फिरे जिसको बोलते हैं, की नीति या व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतिपादन हुआ और इससे आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। उसी प्रकार 1917 में की क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी दर्शन के प्रभाव से नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। आज भी इंग्लैंड और भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों के अंतर्गत एक राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे राजनीतिक दल द्वारा सत्ता प्रदान करने से आर्थिक प्रणाली में थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। अगली जो इसकी आलोचना की गई है वो कहा गया है कि इतिहास की धारा का राज्य विहीन समाज में आकर रुक जाना संभव नहीं है। मार्क्स का विचार है कि इतिहास का विकास क्रम राज्य विहीन समाज पर आकर रुक जाना है, परंतु प्रश्न यह है कि समाज की अंतिम अवस्था साम्यवादी युग में क्या पदार्थ का अंतर्निहित गुण गतिशीलता समाप्त हो जाएगा। यदि गतिशीलता पदार्थ का स्वाभाविक गुण है
तो उसमें उस समय भी परिवर्तन होगा। उत्पादन के साधन बदलेंगे, सामाजिक परिस्थितियां बदलेगी, वर्ग विहीन समाज का प्रतिवाद उत्पन्न होगा और फिर साम्यवाद समाप्त हो जाएगा। तो सत्य यह है कि मार्क्स ने विश्व इतिहास का सीमित अध्ययन किया तथा सिद्धांत निर्धारण में अनावश्यक जल्दीबाजी की। अतः उनका यह सिद्धांत जो है बहुत सारे दोषों से युक्त है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। जो उन्होंने व्याख्या की, इसकी आलोचना हमने देखी, अब हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो इतिहास की आर्थिक जो अवस्था है कि जहाँ एक और विविध आधारों पर आलोचना की गई है, वहाँ उसमें सत्य का भी एक महत्वपूर्ण अंश है। मार्क्स ने अपनी इस धारणा के आधार पर इतिहास के आधार को व्यापक करने का कार्य किया है। यदि आज आर्थिक तत्व को इतिहास का एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं माना जा सकता, यद्यपि आज आर्थिक तत्व को इतिहास का एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं माना जा सकता, लेकिन इसके साथ आज सभी पक्षों द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि आर्थिक तत्वों की उपेक्षा करके इतिहास का अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। वस्तुतः इतिहास की आर्थिक व्याख्या समाजशास्त्रों को मार्क्स की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। और जो एक विचारक हैं कैरियू हंट, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्रों के सभी आधुनिक लेखक मार्क्स के प्रति ऋणी हैं, यद्यपि वे इसे स्वीकार नहीं करते। तो इस तरह से मार्क्स ने अपने इतिहास की जो है वो व्याख्या की है और उसने बताया है कि जो इतिहास में जो परिवर्तन होता है, जो उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, वो आर्थिक कारण के माध्यम से ही होता है। और इस तरह से उन्होंने अपने जो आर्थिक नियतिवाद की व्याख्या की है, जिसमें 6 तरह के जो है विकास क्रम में से उत्पन्न 6 तरह के जीवन ही जो उत्पन्न होंगे समाज, उसकी चर्चा की है और कहा है कि ये भौतिक आधार पर ही ये जो है इसका विभाजन हुआ है। और उन्होंने आदिम साम्यवादी व्यवस्था, उसके बाद दास अवस्था, सामंती अवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और श्रमिक वर्ग के अधिनायक वर्ग की अवस्था और अंतिम जो है साम्यवादी व्यवस्था उन्होंने कहा है कि आएगी। और उसमें जो होगा कोई जो वर्ग क्लासलेस सोसाइटी होगी और उत्पादन के साधनों पर सभी का नियंत्रण होगा, सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार होगा। और इस तरह से इसके माध्यम से उन्होंने समानता को एस्टैब्लिश करने की जो है वो बात की है। और उन्होंने कहा है कि जो भी परिवर्तन होते हैं वो आर्थिक कारण से ही होते हैं। जो भी परिवर्तन या जो भी संघर्ष उत्पन्न होते हैं उसका कारण जो होता है वो आर्थिक कारण है। तो ये था उनके इतिहास की जो व्याख्या, आर्थिक व्याख्या उन्होंने की है। अपने दूसरा सिद्धांत जो उनका है इतिहास की आर्थिक व्याख्या, उसकी चर्चा हमने की, जिसमें हमने उसके जो सिद्धांत थे उसको समझने का प्रयास किया। उसमें उन्हें 6 चरण जो बताएं उसको समझा, इसके महत्व को जाना, उसके बाद इसकी आलोचनाओं को देखा और फिर लास्ट में हमने इसके महत्व को जाना। तो इस तरह से यह जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है इतिहास को जानने का मार्क्स के नज़रिए से। क्योंकि मार्क्स, हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है, तो ये एक मार्क्स के नज़रिए से हम अगर समझने का प्रयास करें तब हमें ये चीज़ें जो है वो ठीक ठीक समझ में आएगी कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी और उन परिस्थितियों में मार्क्स का दृष्टिकोण क्या था। उस आधार पे उसने इस सिद्धांतों का जो है सिद्धांतों का निर्माण किया था। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ फिर बहुत जल्द हम मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।